स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास ट्वेल्थ में हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है फिजिक्स के अंदर, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज मैं आपको पहले तो पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा, पूरे साल हम लोग कैसे चलेंगे, कब कौन सी चीज होगी, कितने दिन लगेंगे ओवरऑल सिलेबस खत्म होने में, और कब कौन से चैप्टर पे होंगे। एक मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट दे रहा हूं आज। दूसरा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कोर्स का ये कंटेंट वाइज छोटा चैप्टर है, बट कॉन्सेप्ट्स वाइज बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं सामने, उसमें कोर्स का जब ब्लूप्रिंट दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में, क्लास 11th और क्लास 12th में फर्क क्या है। क्लास 11th में जब आप पढ़ते थे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, तो उनको याद रखना, बार बार रिवाइज करना वो मुश्किल होता है। क्लास 12th में ये प्रॉब्लम नहीं आती। क्लास 12th में ओवरऑल टॉपिक की बात करूं तो कम है, बट डेप्थ में ज्यादा है। मतलब 11th के कंपैरिजन में 12th ज्यादा डेप्थ में है 11th के कंपैरिजन में। और पिछले कुछ साल से हमारे सीबीएसई में ही जेई मेंस वगैरह लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा इन डिटेल हर टॉपिक को थोड़ा सा चलाना होगा। कैसे चलेंगे, क्या कब क्या होगा, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले पूरे कोर्स के ब्लूप्रिंट की बात करूं तो कोर्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी आपको बुक दी, ये फर्स्ट पार्ट है उस चैप्टर का, ये फर्स्ट पार्ट है उस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। कैसे हम बुक को प्रोसीड करेंगे, एक्स्ट्रा रेफरेंस मटेरियल आपको कौन सा लेना होगा, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस। क्लास 12th में सबसे पहले जो टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करीब करीब 2 से 2.25 महीने लेता है। मतलब ये मेरा, आप मान के चलो, मई मिड तक कंप्लीट होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की अगर बात करूं तो करीब करीब 48 to 50 लगती है। तो आप खुद सोचो कि 2 महीने में अगर मैं 48 क्लासेस बोल रहा हूं तो कितनी एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी इसकी। हफ्ते में 3 दिन क्लास लेके काम नहीं चलेगा, हमें संडे 4-4 5-5 घंटे बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है। 11th के भी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे में रिवाइज कराऊंगा आपको, जो जो यूज होंगे, जो लॉजिक यूज होगा वो सारे हम दोबारा करेंगे 11th के। सो 11th में कैसा भी था दैट डजंट मैटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर हैं। पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर हैं। ये है एनसीईआरटी चैप्टर 1, ये है एनसीईआरटी चैप्टर 2। इसकी टोटल वेटेज रहती है 8 मार्क्स ओनली, और इसका टाइम रहता है राउंड अबाउट 50 क्लासेस। राउंड अबाउट 50 क्लासेस इंक्लूडिंग एनसीईआरटी डिस्कशन, अराउंड 50 क्लासेस, अराउंड 50 आवर्स का चैप्टर है जो हमें करना होगा। कैसे प्रोसीड करेंगे, 11 से क्या फर्क करेंगे, उसकी अब मैं बात करता हूं। जब आप ये बुक उठाओगे, मैं इसके हिसाब से चलूंगा जैसे मैं 11th में चलता था, जो बच्चे 11th में पढ़ रहे थे इसी पैटर्न पे चलेंगे। बट फर्क क्या आया 11 से, अब रीजनिंग क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ गई है। रीजनिंग क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ गई है। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, वो रीजनिंग क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस काफी ज्यादा कंटेंट पे काफी ज्यादा आते हैं। वो लॉजिक समझने में भी आपके हेल्प करते हैं, जिनको हम नाम देते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब आप असाइनमेंट अगर इसको देखोगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले 2-4-5 पेज पे थ्योरी होगी। पहले 2-4-5 पेज पे थ्योरी होगी। थ्योरी होने के बाद, और कोई लेट आया जिसको ना मिली हो, थ्योरी होने के बाद उस टॉपिक पे बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे, फॉलोड बाय न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल हमारे 11th की बुक में भी थे, बट अब साथ में एक एडिशनल चीज आ गई जिसको कॉन्सेप्चुअल्स बोलते हैं।
जो मैं न्यूमेरिकल्स इसमें डाले हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके जेई मेंस और नीट पूरे को कवर करके चलते हैं। कंप्लीट मैं चलते चलते आपको अभी आज तो नहीं पहुंचेंगे, अगली 4-5 क्लास में जब हम चलेंगे तो आपको मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इस साल के जेई में आए हुए हैं, अभी जनवरी अटेम्प्ट में आए हैं। और जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा तब तक अप्रैल अटेम्प्ट भी हो जाएगा, आपको अप्रैल अटेम्प्ट वाले पे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी दिख जाएंगे इसमें, गारंटेड। इसके बाहर से नहीं आएगा कुछ भी, ना आपका जेई मेंस में आएगा ना ही नीट में आएगा। और सीबीएसई में तो भूल ही जाओ। तो सीबीएसई में मैं फिर बोल रहा हूं, अब सीबीएसई रट्टे वाला पोर्शन नहीं रह गया जो आज से 8-10 साल पहले 15 साल पहले होता था कि भैया ये रट्टा मार लो और पेपर निकल जाएगा। अब नहीं होता ऐसा। चांस की बात, इस साल दिल्ली का पेपर आसान आ गया, बट ऐसा भी हो सकता था मुश्किल आ जाए जो कि दिल्ली के बाहर का आया। दिल्ली के बाहर का पेपर फिजिक्स का अच्छा आया। लास्ट ईयर दिल्ली का मुश्किल आया था, दिल्ली के बाहर का आसान आया था। सो कौन सा आपके किस्मत में हमें नहीं पता। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। और रगड़ के साथ साथ पढ़ाई करोगे, दिक्कत नहीं होगी। जहां आपने ढील दी, ढीले पड़ जाओगे। रेगुलरली होमवर्क करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है बाय नवंबर एंड, उससे पहले मैं किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकता। लपेटना नहीं है, कंप्लीट करना है तो पूरी तरह करना है। हम स्पीड एक्सेलरेट होगी हमारी वेकेशंस में, छुट्टियों में हमारी स्पीड बढ़ेगी। अभी मैं उस तेजी से नहीं भाग पाऊंगा क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ जाना है। वी कैनॉट रन थ्रू। आप स्कूल में करोगे 90% ऑफ द स्कूल फर्स्ट क्लास खत्म होते होते कूलम्स लॉ पे पहुंच जाते हैं। मुझे 5 क्लास लगेंगी कम से कम उस तक पहुंचने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, और 10 क्लास लगेंगी सिर्फ कूलम्स लॉ के लिए। 10 क्लासेस ओनली फॉर कूलम्स लॉ, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, उसमें अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। बट वंस माय कूलम्स लॉ इज ओवर, आपका ये चैप्टर वर्चुअली खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी डेरिवेशंस होंगी वो सब एज ए न्यूमेरिकल हम कर चुके होंगे। तो डेरिवेशंस रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे आपको अगर आप होमवर्क साथ साथ न्यूमेरिकल्स करोगे मेरे साथ। डेरिवेशंस लर्न नहीं करनी होंगी, डेरिवेशंस खुद करनी होंगी, उसको एज ए न्यूमेरिकल लेके चलना होगा विद वेरिएबल्स। डेरिवेशन कुछ नहीं है, डेरिवेशन एक न्यूमेरिकल है जिसमें नंबर्स नहीं होते, वेरिएबल्स होते। तो आप लॉजिक और उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखो, फटाक से काम होता है। ठीक है, हो गई बहुत भाषणबाजी, शुरू करते हैं अब आज का काम। क्लास 12th में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है जो अभी मैंने स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट की बात अगर हम करें तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो आता है चार्ज का। रजिस्टर खोल लीजिए, जरूरत पड़ेगी। चार्ज का मतलब क्या होता है? पहले तो आप सबको यह मालूम होगा चार्ज कौन कौन से होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, बचपन से पढ़ रहे हो। होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की तो चार्ज होने का जो रीजन है, जो कारण है, वो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होते हैं वो 2 तरह के आते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। बॉडी पे जो चार्ज होगा वो 2 तरह का होगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे कब होता है? इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी के पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बॉडी का कब होता है? इफ देर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, आप ये नहीं बोल सकते बॉडी में प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं। प्रोटॉन फ्री नहीं होते, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा
उसके चार्ज होने, पॉजिटिव होने या नेगेटिव होने का क्या कारण होगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉडी के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉडी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज। अगर बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो बॉडी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज। बस यही दो कारण होते हैं और कुछ नहीं। चार्ज को हम फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it produces electrical or magnetic effects. चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आसपास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। चार्ज होने का क्या कारण बताया मैंने? सिर्फ एक, कौन? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे या इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होंगे। ठीक है, यह बात समझ में आई? अब कुछ टर्म्स जो आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसको हम लिखते हैं माइनस ई, वैल्यू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ये बातें याद हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे और भी पॉइंटर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक टर्म कभी कभी आप सुनोगे, उसका नाम है पॉजिट्रॉन। मैं प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पुट्ठा। इसका चार्ज होता है प्लस ई, उल्टा तो प्लस ई, दैट इज +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है प्लस ई। पॉजिट्रॉन का मास होता है वही जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ठीक, ये टर्म्स, ये जितने मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये याद होने चाहिए आपको। ये पेपर में न्यूमेरिकल्स में कभी गिवन नहीं होंगे, ये बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। इसके अलावा कौन से हैं? इसके अलावा जो स्टैंडर्ड आपको याद है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, मतलब +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन चार्ज सेम है, बट दोनों में फर्क क्या है? मास का। पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के जैसा सेम मास, जबकि प्रोटॉन के पास मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, जिसको आप 1 AMU बोलते हो। पता है ना, इसको 1 AMU बोलते हो। अप्रोक्सीमेट 1 AMU होता है, वैसे होता है 1.007825 AMU। इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको केजी की जरूरत पड़ेगी। ये जो AMU वाला पार्ट है ये आगे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब काम आएगा। ठीक, चौथी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है अल्फा पार्टिकल। सुना हुआ अल्फा पार्टिकल? क्या होता है अल्फा पार्टिकल? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो तो प्रोटॉन भी है। हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल होता है He2 4, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज
ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, चार्ज क्या होता है? चार्ज प्रॉपर्टी है बॉडी की, बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक, दूसरा, चार्ज किसी भी बॉडी में कब आता है? जब बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है या बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। मतलब या तो बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तब बॉडी पे चार्ज आएगा। ठीक, अगर बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉडी क्या होगी? नेगेटिव, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो क्या होगी? पॉजिटिव। नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज ये सब लर्निंग वर्क कर लोगे। अब आ जाते चार्जिंग पे बॉडी के। मैंने क्या बोला, पहले उसकी बात करते हैं। मैंने बोला इफ अ न्यूट्रल बॉडी gains electrons, then it acquires कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से इफ अ न्यूट्रल बॉडी loses electron, then it acquires positive charge। मतलब किसी भी बॉडी के पास चार्ज होने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे या इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। राइट राइट, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज सम मास। तो यानी या तो उसको मास गेन करना होगा या उसको मास लूज करना होगा। मतलब अगर बॉडी मासलेस है तो उसके पास चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो गेन कर सकती है ना लूज कर सकती है, क्योंकि उसके पास मास ही नहीं है। ऐसी कौन सी बॉडी है जो मासलेस है? कोई एग्जाम्पल मासलेस का? कोई एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है तुमने? पढ़ा हुआ है? इस रेफरेंस में नहीं पढ़ा, वैसे वो पार्टिकल के बारे में पढ़ा हुआ है। फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। मास नहीं होता उसका, रेस्ट मास उसका जीरो होता है। रेस्ट मास उसका जीरो होता है। मास होता है, डायनेमिक मास कहलाता है वो, रेस्ट मास नहीं होता। फोटोन पकड़ के आप नहीं देख सकते, वाह ये कितना सुंदर फोटोन है, ऐसे नहीं पकड़ सकते आप। तो फोटोन के पास मास नहीं है, इसीलिए उसके पास चार्ज भी नहीं होगा। मतलब therefore for a body to have charge, it must have some mass. Hence massless body is never charged। मासलेस बॉडी पे कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। मासलेस बॉडी पे कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फोटोन इज massless and chargeless। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात? ये बात क्लियर? तो मैंने क्या बोला अभी तक? मैंने अभी तक आपको दो तीन छोटी छोटी बातें बताई। सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात कौन सी? कि किसी भी बॉडी के पास चार्ज होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस होगा तो क्या होगी? नेगेटिव। डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर बॉडी के पास अब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी और एक्सेस है, मतलब बॉडी के पास मास का या तो गेन करना पड़ेगा या फिर मास को लूज करना पड़ेगा। अब मास को गेन और लूज करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? मास होना चाहिए। तो मासलेस बॉडी कभी भी चार्ज नहीं हो सकती। यहां तक बात क्लियर? अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे।
ये तो पहले जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी इस पार्ट की। अब आ जाते हैं सबसे पहले मेन पॉइंट पे। सबसे पहला मेन पॉइंट है, किसी भी बॉडी को आप चार्ज करते कैसे हो। चार्ज करने के लिए या तो आपको बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना होगा या बॉडी में इलेक्ट्रॉन को देना होगा, राइट। न्यूट्रल बॉडी है तो या तो आप इलेक्ट्रॉन दोगे या बाहर निकालोगे। आपने एक टर्म पढ़ी थी लास्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, वर्क फंक्शन पढ़ा था। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी सो दैट इट इजेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यही पढ़ा था। वो मिनिमम एनर्जी जो बॉडी को चाहिए सो दैट कि बॉडी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, लूज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। नाउ अगर मैं किसी बॉडी को थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर दूं बाय एनी मींस, तो बॉडी में लूज इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी को चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन को चाहिए एनर्जी सो दैट इट गेट्स इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस। नाउ एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनी मींस, जैसे मर्जी प्रोवाइड करूं, चॉइस इज माइन। एनर्जी में जैसे मर्जी प्रोवाइड करूं। सो एनर्जी प्रोवाइड करने के क्या क्या तरीके होते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या हैं, बॉडी को इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने के लिए क्या क्या मेथड से आप बॉडी गेन या लूज कर सकती है। उसमें सबसे पहला टाइप का एमिशन होता है थर्मियोनिक एमिशन। नाम से क्लियर है, हीट, थर्मल एनर्जी। अगर आप किसी सरफेस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करो, जैसे मर्जी प्रोवाइड करो, वो आपकी चॉइस है। तवे पे रख दो, उसको गर्म कर दो, जैसे मर्जी प्रोवाइड करो, हीट प्रोवाइड करो। अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे और बॉडी के पास, बॉडी के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाए सो दैट इट इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड, तो वो क्या हो जाएगा? वो कहलाता है थर्मियोनिक एमिशन। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो आपने पढ़ा था। व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency falls on the metal surface, electrons after gaining that energy get ejected out of metal surface. Now that type of emission is known as photoelectric emission. तीसरा होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या है? ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, कंडक्टर है। सपोज करो ये दो दीवार है, लेफ्ट और राइट। राइट साइड वाले दीवार पे मैंने पॉजिटिव 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 बढ़ाता गया, खूब सारा पॉजिटिव कर दिया। लेफ्ट वाली दीवार पे खूब सारा नेगेटिव कर दिया। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। वो नेगेटिव क्या करेगा? उसी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन पुल आउट होंगे कि नहीं होंगे? ये एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन पुल आउट हुए, इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन। आपने एक एक्सटर्नल फील्ड जनरेट कर दी, वो एक्सटर्नल फील्ड पकड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रही है, दैट इज फील्ड एमिशन। चौथा होता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? ये एक मेटल सरफेस है, एक कहीं दूर से एक इलेक्ट्रॉन दनदनाता हुआ आया, मेटल सरफेस को स्ट्राइक किया उसने, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी काइनेटिक एनर्जी दी और दोनों भाग गए बाहर। कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी शेयर होती है, अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट उसने उसको दिया, दोनों मिलकर बाहर निकल लिए। दैट इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। ज्यादा काम नहीं आएगा, ज्यादा काम आपके तीन आएंगे। पहले तीन कौन कौन से? थर्मियोनिक, फोटो इलेक्ट्रिक और तीसरा कौन सा? फील्ड एमिशन। ये ज्यादा काम आएंगे। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन पहला पॉइंट लिखिए इसमें। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन is the minimum amount of energy. Work function is the minimum amount of energy required by an electron. Work function is the minimum amount of energy required by an electron
to get ejected out of metal surface. To get ejected out of metal surface. वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए so that it gets ejected out of metal surface, वो क्या है? वर्क फंक्शन. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट लाइन में लिखिए इलेक्ट्रॉन एमिशन is of 4 types. Electron emission is of 4 types. Number 1, thermionic emission. Thermionic emission. ब्रीफ में उसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए when heat given to surface is sufficient for electron emission. उस emission को क्या बोलते हैं? Thermionic. When heat given to the surface is sufficient for electron emission, तो उस emission को हम क्या बोलते हैं? उस emission को क्या बोलते हैं? Thermionic emission. दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक emission. फोटो इलेक्ट्रिक emission कौन सा होता है? When light of suitable frequency falls on metal surface, electrons may get ejected out of it by gaining energy of photons. ये पढ़ा हुआ है आपने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तीसरा कौन सा है? फील्ड एमिशन. व्हेन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड pulls out electron from metal surface. मेटल सरफेस से बाहर जो फील्ड लगी है वो पुल आउट कर ले तो उसको क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन. पॉइंट्स क्लियर है ना सारे यहां तक? ऑनलाइन किसी को दिक्कत बेटे यहां तक? मानित, ख्याति, मन्नत, निमिषा, सायन, आप में से किसी को दिक्कत बेटे यहां तक? फोर्थ है सेकेंडरी एमिशन. When fast moving charged particle collides with metal surface and shares its kinetic energy with other electrons, then electron may get ejected. एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, वो मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक किया. इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और पार्टिकल भी हो सकता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए. कोलाइड किया, कोलाइड करेगा, अपनी एनर्जी उसने दूसरे के साथ शेयर की, शेयर करके दोनों भाग लिए. दैट इज सेकेंडरी एमिशन. ठीक है, तो 4 तरह के एमिशंस दोबारा. पहला थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तीसरा फील्ड एमिशन और चौथा सेकेंडरी एमिशन. क्या ये समझ में आते हैं? पक्का? श्योर? अब आ जाते हैं वेज ऑफ चार्जिंग पे. टोटल 4 हैं. आज 2 करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 2 करेंगे.
क्योंकि कॉन्सेप्चुअल्स भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, पहला वे ऑफ चार्जिंग, हेडिंग डालिए, ये रहता है, लिख लो पहले, कोई नहीं, जिसका रहता है लिख लीजिए, इसमें जो बचा है वो लिख लीजिए पहले। हो गया बेटा, हो गया यहां तक, आ जाते हैं। सो अब आ जाते हैं आगे पॉइंट्स पे, हेडिंग डालिए, वेज ऑफ चार्जिंग। ये एमिशन था, अब हम चार्जिंग की बात करेंगे। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला, फर्स्ट हेडिंग डालिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? समझो जरा ध्यान से। सपोज करो आपके पास दो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, बेटे सामने ध्यान दो, दो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटल ऑब्जेक्ट ए, मेटल ऑब्जेक्ट बी। ए मेटल ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन लेट्स से 10 जूल्स है, बी का वर्क फंक्शन लेट्स से 20 जूल्स है। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? 10 जूल्स। इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? 20 जूल्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों को पकड़ा और दोनों को रब कर दिया। जब रब करूंगा तो क्या होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट मिलेगी, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। किसके इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा? 10 वाला, क्योंकि उसको कम एनर्जी चाहिए, 20 वाले को ज्यादा चाहिए, तो 10 वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दूसरे में चला गया। तो जो 10 वाला था वो क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज। और 20 वाला क्या बन गया? नेगेटिवली चार्ज। जितना एक के पास पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरे के पास क्या आएगा? नेगेटिव। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? लिखिए, व्हेन टू मेटल ऑब्जेक्ट्स, when two metal objects having different work function, having different work function are rubbed against each other, are rubbed against each other, then due to friction heat is produced, then due to friction heat is produced। होगी कि नहीं? जब दो बॉडीज को रब करोगे, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। बाय गेनिंग दैट हीट, by gaining that heat, electrons from the body, electrons from the body having lower work function, electrons from the body having lower work function get transferred to the body, get transferred to the body having higher work function, get transferred to the body having higher work function। तब कुछ नहीं होगा, तब कोई डिसाइसिवली नहीं बोल सकते। फिर हीट प्रोड्यूस होगी, दोनों को मिलेगी। अगर एक ने दूसरे को भेजा, दूसरे ने पहले को भेजा, तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो क्या लिखा है मैंने? Gets transferred to the body having higher work function. Therefore, body having lower work function, body having lower work function
becomes positively charged. Body having lower work function becomes positively charged. And the body having higher work function becomes equal negatively charged. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके पास ये दो बॉडीज थी, मेटल ऑब्जेक्ट ए, मेटल ऑब्जेक्ट बी. इसका वर्क फंक्शन है लेट्स से 10, वैसे दूसरे यूनिट्स में होता है 10 यूनिट्स. इसका वर्क फंक्शन है लेट्स से 20 यूनिट्स. तो जब आप इनको रब करोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे. सो इसने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स, इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड. और ये क्या बन गया? नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, यहां तक बात क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब मुझे एक बात का आंसर करो. मैंने बोला जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक में है, दूसरे में उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, राइट? अब आपको सपोज क्वेश्चन आया पेपर में कि दो बॉडीज हैं, नाम दे दिया. लेट्स सपोज आपको बोला एबोनाइट रॉड और सिल्क क्लॉथ. कौन सी? एबोनाइट रॉड और सिल्क क्लॉथ. इनको रब किया. बताओ कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव आएगा? आपको कैसे पता? नहीं पता लगेगा. नहीं पता लगेगा. तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे. कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे जो कि इस तरह से हैं. ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में जो ऊपर है उसका हायर वर्क फंक्शन है, मतलब उसकी लेस टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. जो इस सीक्वेंस में नीचे है उसका लोअर वर्क फंक्शन है, मतलब उसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की. तो अगर मैं सपोज, मैंने कौन सा बोला? एबोनाइट रॉड और सिल्क क्लॉथ. ये दोनों, इन दोनों को रब करूंगा तो एबोनाइट क्या बन जाएगी? नेगेटिव. और सिल्क क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. इसी तरह से ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ. ग्लास रॉड ये रहा, सिल्क क्लॉथ ये रहा. ग्लास क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. और सिल्क क्या बन जाएगा? नेगेटिव. जिन पे स्टार लगा है वो ज्यादा आते हैं, वो ज्यादा आते हैं. तो ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो इजी होगा. नोट्स में है, डोंट वरी. तो सीक्वेंस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी आते हैं. और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं. एबोनाइट रॉड, सिल्क क्लॉथ, बताओ कौन सा प्लस कौन सा माइनस. तो वो आपको वर्क फंक्शन के हिसाब से सोचना पड़ता है. तो ये आप सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको इजी रहेगा याद करना. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो पॉइंट इज कि अगर मेरे पास कोई भी दो बॉडीज हैं, आपने उन दोनों को रब किया, व्हेन यू रब देम अगेंस्ट ईच अदर, तो क्या होगा? तो क्या होगा? बॉडीज, हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू फ्रिक्शन. हीट गेन करने से कौन सा एमिशन हुआ? थर्मियोनिक एमिशन. उस थर्मियोनिक एमिशन से लोअर वर्क फंक्शन बॉडी से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हुए? हायर वर्क फंक्शन पे. तो लोअर वर्क फंक्शन वाला क्या बन गया? पॉजिटिव. हायर वर्क फंक्शन वाला क्या बन गया? नेगेटिव. नो प्रॉब्लम, इजी है एकदम. पक्का? श्योर? आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. सेकंड वे ऑफ चार्जिंग. सेकंड वे ऑफ चार्जिंग, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन. अब समझो पहले, छोड़ दो 2 मिनट, समझो पहले. कुछ पॉइंट्स, कुछ मैं 10th के कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और उन 10th के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 12th के चैप्टर 2 के कुछ पॉइंटर्स बीच में डालूंगा. तो वो अभी उनको बस ब्रीफ दूंगा एक, ताकि आपको पिक्चर की क्लैरिटी हो जाए. 10th से रेफर करते हुए, ना कि 12th के कॉन्सेप्ट से रेफर करते हुए, सो दैट आप समझ पाओ. एक एग्जाम्पल पहले, मुझे आप एक बात का आंसर करना, लिखने की जरूरत नहीं, समझना ध्यान से. ये एक रेजिस्टेंस है.
आप बैटरी लगाते हो, करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, यही पढ़ा ना आपने, पॉजिटिव से करंट गया और नेगेटिव की तरफ गया। पॉजिटिव कौन है? हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल। नेगेटिव कौन है? लो पोटेंशियल, राइट? इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है? जब भी दो बॉडीज डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हो, डिफरेंट वोल्टेजेस पे हो, आप उन दोनों को टच करते हो तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस होती है। कब तक होती है? इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? इक्वल। आफ्टर शेयरिंग सेल खत्म हो जाता है ना थोड़े टाइम में। सेल खत्म होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? बराबर हो गया। तो जब भी दो बॉडीज डिफरेंट वोल्टेज पे होती हैं, डिफरेंट पोटेंशियल्स पे होती हैं, तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? इक्वल। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। सबसे पहली बात तो ये, राइट? स्टेटमेंट लिखो। when two bodies having different potentials, when two bodies having different potentials are brought in contact, when two bodies having different potentials are brought in contact, then they share their charges, in such a manner, that after sharing their potentials become equal. Their potential becomes equal. शेयरिंग इस तरह से होती है कि आफ्टर शेयरिंग दोनों का क्या बराबर हो जाए? पोटेंशियल बराबर हो जाए। इस तरह से शेयरिंग होगी कि आफ्टर शेयरिंग उनका क्या बराबर हो जाए? पोटेंशियल इक्वल हो जाए। मतलब वोल्टेज बराबर हो जाए। अब ये जो वोल्टेज है ये किस पे डिपेंड करती है? किसी भी बॉडी का पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, चार्ज पे, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। अगर मैं किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देता हूं उसका पोटेंशियल होगा, और पॉजिटिव दूंगा पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव दूंगा पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दूंगा उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, राइट? ठीक है, पोटेंशियल स्केलर होता है, आगे पढ़ोगे। जितना नेगेटिव चार्ज दूंगा उतना उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, यह बात समझ में आई? दूसरा, पोटेंशियल सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। वो अदर फैक्टर्स कौन से? बॉडी का शेप, बॉडी का साइज, बॉडी का मटेरियल, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, अभी सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि वो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे एंड अदर फैक्टर्स। ठीक, मैंने क्या बोला? जब दो बॉडीज को मैंने टच किया, शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो गई इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का क्या सेम हो रहा है? पोटेंशियल, राइट? मतलब अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली सेम, मतलब अदर फैक्टर्स सेम हो गए, तो अब वो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ चार्ज पे। सो दो बॉडीज जिनका डिफरेंट चार्ज है, अगर इन दोनों को मैं टच कर दूं तो शेयरिंग के बाद दोनों में बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा। इक्वल पोटेंशियल मतलब इक्वल चार्ज। मतलब अगर एक के पास 5 माइक्रोकूलम है, एक के पास 15 माइक्रोकूलम है, दोनों को मैं टच कर दूं, या एक के पास 5 कूलम है, दूसरे के पास 15 कूलम है, दोनों को टच कर दूं, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, तो दोनों के पास कितना हो जाएगा? 10-10। दोनों के पास इक्वल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर एक के पास 10 कूलम है और एक के पास 0 है, टच करूंगा कितना आ जाएगा? 5-5। न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गई।
ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन प्रोसेस क्या है? शेयरिंग। इस प्रोसेस की हेल्प से मैं एक चार्ज्ड बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकता हूं। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो मैंने अभी आपको पहले क्या लिखवाया? पोटेंशियल के बारे में लिखवाया। सो मैंने आपको बोला, पहले समझ लो, मैंने बोला when two bodies at different potentials are brought in contact then sharing of charges takes place in such a manner that after sharing their potentials are equal। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। यहां तक क्लियर? अब if two bodies are identical the body having greater value of charge will have high potential। अभी बताया मैंने आपको, पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है चार्ज पे और अदर फैक्टर्स, शेप, साइज, मटेरियल। If two identical bodies are brought in contact, then they share their charges in such a manner that after sharing their charges become equal। ठीक? मतलब एक के पास Q1 चार्ज है, दूसरे के पास Q2 चार्ज है, तो जब हम टच करेंगे तो दो टोटल चार्ज कितना हुआ? Q1 प्लस Q2। आधा एक के पास Q1 प्लस Q2 बाई 2, आधा दूसरे के पास Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो एक बॉडी के पास आएगा Q1, दूसरे के पास Q2 है, टच करेंगे इक्वल हो जाएगा। इसी तरह एक बॉडी पे Q चार्ज है, दूसरी पे 0 है, तो शेयरिंग के बाद दोनों पे कितना हो जाएगा? Q बाई 2 और Q बाई 2। समझ में आ गया? आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो इक्वली चार्ज शेयर होता है। क्लियर? पक्का क्लियर है? प्लीज इसको पहले लिख लो। इसमें कोई पॉइंटर अनक्लियर होता है तो अभी पूछो, फिर एक और एग्जांपल करते हैं इसका। ऑनलाइन क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये सिचुएशन है, आपको बोला दो चार्ज बॉडीज हैं आपके पास, बॉडी ए और बॉडी बी। ध्यान दीजिएगा, बॉडी ए और बॉडी बी, ये दो चार्ज बॉडीज हैं, ए और बी। एक थर्ड आइडेंटिकल न्यूट्रल बॉडी सी, उसको मैं ए के साथ कांटेक्ट में लाया, फिर बी के साथ कांटेक्ट में लाया और फिर फेंक दिया उसको साइड में। क्या किया मैंने? मेरे पास दो बॉडीज थी, ए और बी। मैं पहले थर्ड बॉडी सी, आइडेंटिकल बॉडी है, उसको पहले मैंने ए के साथ कांटेक्ट में लाया, फिर बी के साथ कांटेक्ट में लाया और फिर उसको साइड में फेंक दिया। तीनों पे चार्ज निकालना है। सिंपल लॉजिक, मेरे पास था ए, मेरे पास था बी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सी को मैंने ए के साथ टच किया। जब सी को ए के साथ टच करूंगा, ए के पास टोटल चार्ज क्या है? क्यू। सी क्या है? सी है न्यूट्रल। तो क्या हो जाएगा? शेयरिंग होगी। शेयरिंग होगी, दोनों के पास कितना आ जाएगा? क्यू बाई 2, क्यू बाई 2। तो ए के पास कितना आ गया? क्यू बाई 2। सी के पास कितना आ गया? क्यू बाई 2। राइट? नो वरीज। अब क्या किया? स्टेप 2, ए को अकेला छोड़ दिया, बी के पास था चार्ज Q और C के पास चार्ज था Q बाई 2। अब क्या होगा? शेयरिंग होगी, Q प्लस Q बाई 2। टोटल कितना हुआ? 3Q बाई 2। राइट? 3Q बाई 2 का आधा कितना हुआ? 3Q बाई 4। तो यानी फाइनली जब अलग अलग करूंगा तो मेरे पास ए के पास चार्ज कितना होगा? Q बाई 2। बी के पास चार्ज कितना होगा? 3Q बाई 4। और सी के पास चार्ज कितना होगा? 3Q बाई 4। समझ में आई बात? इजी। तो कुछ भी चार्ज हो बॉडी का, कोई भी दो बॉडीज जब आप कांटेक्ट में लाते हो तो वो क्या करेंगी? शेयरिंग ऑफ चार्जेस करेंगी। क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये जो अभी दो चीजें पढ़ी, इसके कुछ बड़ा अच्छे एग्जाम्पल। हवाई जहाज देखा है? एयरक्राफ्ट बहुत तेज उड़ता है, एयर फ्रिक्शन भी होगी जब वो उड़ेगा तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एरोप्लेन की बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाएगा एयर फ्रिक्शन की वजह से। वो जो चार्ज है वो क्यों डेवलप हुआ? ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक। अब जब वो लैंड करेगा, लैंड करता है तो नीचे तो टायर होता है, टायर रबर का होता है, रबर इंसुलेटर होता है, तो वो चार्ज जो डेवलप हुआ वो तो बॉडी पे ही रहेगा।
अब वो बॉडी पे ही रहेगा तो कोई भी टच करेगा तो वो तो बेचारा भगवान जी के पास पहुंच जाएगा, है ना। डिपेंड करता है कि इनके पास पहुंचता है, पहुंचेगा तो सही, कोई बाबा जी के पास जाएगा, कोई किसी के पास जाएगा, पर जाएगा जरूर। उससे बचने के लिए एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं, उसमें कार्बन फाइबर ऐड किया जाता है। वो कार्बन फाइबर उसको स्लाइटली कंडक्टिंग बना देता है। तो जब वो एयर में है चार्ज हो गया, पर जब वो ग्राउंड पे टच करता है, टच करते ही वो सारा चार्ज कहां चला जाता है? ग्राउंड में, ड्यू टू कंडक्शन। और ग्राउंड हमेशा किस पे होता है? जीरो पोटेंशियल पे। ग्राउंड जब भी है, जब भी हम ग्राउंड की बात करेंगे, ग्राउंडिंग की बात करेंगे, ग्राउंड इज ऑलवेज टेकन टू बी एट जीरो पोटेंशियल। इसको हमेशा हम रेफरेंस मानते हैं। तो ये हमेशा जीरो पोटेंशियल पे कंसिडर होता है। जीरो पोटेंशियल पे कंसिडर होता है, इसका मतलब एनी बॉडी कनेक्टेड टू ग्राउंड will lose its potential and comes to zero potential। मतलब अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, मैंने उसको धरती माता से जोड़ा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव ग्राउंड में चला जाएगा। एक बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, मैंने उसको ग्राउंड से जोड़ा, ये पूरा का पूरा नेगेटिव ग्राउंड में चला जाएगा। बॉडी क्या बन जाएगी? न्यूट्रल। इसीलिए हर घर में एक अर्थ वायर होती है। कोई भी एक्सेस चार्ज कहीं डेवलप होता है, पांडेज बढ़ जाता है, अर्थ में चला जाता है। इसको बोलते हैं अर्थिंग। अगली क्लास में और डिटेल में आएगा। यहां तक बेसिक क्लियर है। सो आज का काम क्या है? जितना मैंने पढ़ाया नोट्स में, आई गेस ये फर्स्ट 1.5 पेज है, बट अभी इसमें मैंने लिखवा दिया वैसे, बट स्टिल बेटर रहेगा पढ़िए। यस, 1.5 पेज है नोट्स का। सो नोट्स के 1.5 पेज है। हम इसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में नोट्स हैं, सो दैट कि आपको किसी भी तरह की कोई भी रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1.5 पेज बेटा बहुत पीछे चली गई, तो ये एक या आधा ऊपर, बस 1.2.2 टॉपिक तक पढ़ा है सिर्फ आज हमने। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई भी एडिशनल रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एनसीईआरटी लेनी है और वो एसेंशियल है, वो हार्ड कॉपी एसेंशियल है। ये मत कहना सर डाउनलोड कर लेते हैं ना, एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी इज एसेंशियल। ठीक है, दैट्स इट, नो अदर बुक इज रिक्वायर्ड। ओके, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।